वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून बेर एकेडमी में आपका स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज़ को आगे बढ़ा के आज हम बात करेंगे आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। जैसे कि हमें पता है कि पुलिसमैन क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करते हैं, पर कई बार क्या होता है, जो कोई पुलिसमैन है अपनी पर्सनल किसी से भड़ास निकालने के चक्कर में गलत तरह से किसी को अरेस्ट कर सकता है, तो उसके लिए सेफ गार्ड के लिए उन्होंने कुछ आर्टिकल में नियम बनाए हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। आगे देखते हैं। आर्टिकल 22 में टोटल 7 सब क्लॉजेज हैं, तो हम सारे सब क्लॉज कवर करेंगे एक के बाद एक। क्लॉज 1 की बात करें तो नो पर्सन हु इज अरेस्टेड, कोई भी पर्सन जो अरेस्ट हुआ है, सेल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, यानी बिना इन्फॉर्म किए वो डिटेन नहीं होगा। एज सुन एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट नॉर सेल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। मतलब बिना उसकी इन्फॉर्मेशन के ना ही उसको कस्टडी में लिया जाएगा और ना ही उसको कोई लीगल प्रैक्टिशनर यानी कोई वकील अपने चॉइस का लेने से रोका जाएगा। हिंदी में देखते हैं। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराया जाएगा, उसको बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रत्यक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। ठीक है, कोई भी पर्सन अरेस्ट हुआ है, ठीक है, तो उसको बताया जाएगा कि क्यों अरेस्ट हुआ, इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, उसको उसके पेरेंट्स को, जो भी उसके गार्जियंस हैं, उन्हें बताया जाएगा कि क्यों अरेस्ट किया गया है। उसके साथ कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर है अपनी चॉइस का, वो ले सकता है, इससे उसको वंचित नहीं किया जाएगा। क्लॉज 1 क्लियर होता है। क्लॉज 2, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट, एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सेट पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। यानी कोई भी अगर अरेस्ट या डिटेन किया गया है कस्टडी में, उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास 24 आवर के अंदर उसको प्रोड्यूस करना है। लेकिन इसमें जो उसको ले जाने का जो टाइम होगा, जर्नी का जो टाइम, अरेस्ट वाली मान पुलिस थाने से कोई कोर्ट क्या है दूर है, मैजिस्ट्रेट का ऑफिस क्या है दूर है, बीच में ट्रैफिक जाम लग गया, उसके कारण वो टाइम एक्सीड हो गया, तो वो उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, वो इस टाइम लिमिट में नहीं आएगा। हिंदी में देखें। प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ठीक है, 22 का सेकंड 24 आवर्स के अंदर प्रोड्यूस करना है कोई भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास। और जो ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम लगेगा अरेस्ट और पुलिस थाने से लेकर जो मजिस्ट्रेट ऑफिस तक, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो टाइम नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, सब क्लॉज 3 की ओर बढ़ते हैं। नथिंग इन क्लॉजेज फर्स्ट एंड सेकंड शैल अप्लाई, यानी जो फर्स्ट और सेकंड के जो क्लॉज हैं उससे हटके होंगे ये जो थर्ड क्लॉज है। टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज एन एनिमी एलियन। एनिमी एलियन क्या है? मान लो एनिमी एलियन हमारे कोई चाइना या कोई पाकिस्तान का जो सिटीजन है, उस पर ये नहीं लागू होगा। ठीक है, यानी उसको तुम अरेस्ट करके तुम बोलो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के अंदर लाओ, वो नहीं है, या उसको नहीं बताया जा रहा है कोई चीज़, वो तो फर्स्ट और सेकंड क्लॉज जो है वो सिर्फ किसके लिए है? इंडियन सिटीजन के लिए है। और उसमें जो एक्सेप्शन है, फर्स्ट सब क्लॉज इसका ए और बी, वो एक्सेप्शन है कि इनके लिए नहीं है वो चीज़। टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? डिटेंशन तो आपको पता है, उसको डिटेंशन में रखा जा रहा है। ठीक है, उसको देख रेख के लिए पुलिस कस्टडी में लिया जा रहा है। अब प्रिवेंटिव का क्या है? प्रिवेंट करना, रोकना किसी चीज़ से। ठीक है, अब मान लो कोई ऐसा थ्रेट है किसी नेशन के लिए, कोई साइबर क्राइम कर रहा है ऐसा, या कोई किसी का इंटेंशन बहुत ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है वो, तो उसको वो काम रोकने से पहले, एक तो होता है अपराध करने पर अरेस्ट किया जाता है, एक होता है अपराध करने की मंशा है किसी की, या इंटेलिजेंस को पता लगा है कि ये पर्टिकुलर क्राइम करने वाला है, इसके अंदर ये पर्टिकुलर क्राइम करने का पोटेंशियल है, तो उसको क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाएगा। तो उसके लिए भी ये दोनों चीज़ें लागू नहीं होंगी। ठीक है,
हिंदी में देखते हैं, खंड 1 और खंड 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो तत्समय शत्रु देशी है या निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। ठीक है, अभी हम न्यूज़पेपर की क्लिपिंग देखते थे। अफगान मैन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है। अफगान नेशनल था, वॉज इन्वॉल्व इन वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेन करेंसी सीजर। फॉरेन करेंसी सीजर है क्या है, साइबर जो फॉरेन की जो करेंसी है उसके लिए वो इंटेलिजेंस ने उसको पकड़ा है। ठीक है, तो उसको क्या है, COFE प्यूसा यानी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ के तहत उसको गिरफ्तार किया गया। यानी कोई फॉरेन नेशनल इंडिया में है, उसको प्रिवेंटिव यानी वो जो खतरा बना हुआ है उसको ले उसको डिटेंशन किया गया। आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 4 बोलता है, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन सेल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ पर्सन फॉर अ लॉन्गर देन 3 मंथ्स। 3 महीने से ज़्यादा उसको डिटेंशन में नहीं रखा जाएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख दिया, मान ली कोई किसी की मनसा खराब है, हमें पता है कुछ कांड कर सकता है, उसको रख दिया हमने कस्टडी में, और 24 आवर वाला भी उस पर लागू नहीं हो रहा है कि 24 आवर में उसको मजिस्ट्रेट के पास लाना है। तो ऐसा नहीं कि उसको एक बार रख दिया तो रख ही रहेंगे, तो उसको क्या है 3 मंथ से ज़्यादा उसको नहीं रखना है। तो उसके अलावा इसके आगे भी इसके क्लॉज दिए गए हैं कि 3 मंथ से आ गया ज़्यादा अगर रखना पड़ गया तो उसके लिए कौन डिसाइड करेगा, ये बोला एडवाइजरी बोर्ड। एक बोर्ड होगा जो एडवाइस करेगी। एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स हु आर और हैव बीन और आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जजेज ऑफ अ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के जज बनने लायक जिसकी क्षमता है उसको वो इसके लिए एडवाइजरी बोर्ड में रहेगा। हैज़ रिपोर्टेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ सेट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। उस 3 मंथ का जो एक्सपायरी पीरियड है उससे पहले वो अपना ओपिनियन देंगे। ठीक है, इन इट्स ओपिनियन सफिशिएंट कॉज फॉर सच डिटेंशन। एक सफिशिएंट कॉज, सफिशिएंट उसका कारण बताएंगे कि क्यों उसका 3 मंथ से ज़्यादा एक्सीड किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सब क्लॉज शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, और आपको पता है लॉ मेकिंग अल्टीमेटली कौन है, पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो हमेशा उसका पालन होगा। सच पर्सन इज डिटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट का जो लॉ है वो सर्वोपरि रहेगा। आगे हिंदी में मैंने वैसे ऑलरेडी एक्सपायर आपको कर दिया है। आगे आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 5 देखते हैं। व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शैल एज सून एज मे बी कम्युनिकेट टू सच पर्सन द ग्राउंड्स ऑन विच द ऑर्डर हैज़ बीन मेड एंड शैल अफोर्ड हिम द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर। यानी किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए रखा है तो जो अथॉरिटी क्या है जिसको ऑर्डर दे रही है उसको डिटेंशन में रखने की, उसको कम्युनिकेट करेगी उसको कि किस ग्राउंड्स पे उसको ये ऑर्डर दिए गए हैं। यानी कि उसको सीधे उठा लिया और उसको बता नहीं रहे कि भाई क्यों उठाया है, उसको वो कम्युनिकेट करेंगे और उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर यानी आदेश के खिलाफ उसको अवसर दिया जाएगा अभ्यावेदन के लिए। ठीक है, हिंदी में देखते हैं, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन दिए गए आदेश, जो आदेश दिए हैं के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाले प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह सुनिश्चित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया, आधार बताएगा किन आधारों पर आपको डिटेन किया गया, और इस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्र अवसर देगी, उसको अवसर भी देगी। ठीक है, सब क्लॉज 6 में देखते हैं, नथिंग इन क्लॉज 5 यानी सब क्लॉज जो 5 था उसमें कुछ एक्सेप्शन देगा। सेल रिक्वायर द अथॉरिटी मेकिंग एनी सच ऑर्डर एज इज रेफर टू दैट सब क्लॉज टू डिस्क्लोज फैक्ट्स विच सच अथॉरिटी कंसिडर्स टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज। अब जैसे उसमें 22 के 5 में क्या बोला है, कम्युनिकेट करेगी कि किस आधार पर आपको डिटेन किया गया, परमानेंट डिटेन किया गया। लेकिन इसमें बोल रहा है क्लॉज 6 में बोल रहा है कि किन आधारों पे इसको नहीं किया जाएगा। अगर जब वो पब्लिक इंटरेस्ट में उसको डिस्क्लोज नहीं करना है, अगर मान लो उसको डिस्क्लोज कर दिया, लोगों को पता लग गया, लोगों में आक्रोश बढ़ गया, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होने की कुछ दिक्कत है, या कोई मान लो धर्म से रिलेटेड या किसी मास कम्युनिटी से रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसमें लोग आ सकते हैं रोड में और लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब कर सकते हैं, उस केस में उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी जो कम्युनिकेशन है ओपन मान लो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा या किसी द्वारा बताना है तो पुलिस नहीं बताएगी, लॉ एंड ऑर्डर को कभी भी हाथ में नहीं लेगी।
आर्टिकल 22 का लास्ट सब क्लॉज यानी सब क्लॉज 7 देखते हैं। पार्लियामेंट बाय लॉ में बाय लॉ प्रेस्क्राइब, यानी जितने भी अभी आर्टिकल हैं आपके मैक्सिमम में लास्ट सब क्लॉज में ये रहता है कि जो पार्लियामेंट है अल्टीमेट, जो आपने शुरू में राम कहानी बता दी सारे क्लॉजेज में, अल्टीमेट लास्ट में बोल देगा कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकते हैं। मोस्टली लॉ मेकिंग अथॉरिटी का इंडिया से डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल बोलते हैं ना। तो इसमें क्या है, लोगों की ही मेन पावर है, यानी पार्लियामेंट की पावर है लॉ मेकिंग बॉडी की, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं तो लोगों के हित में ही काम करेंगे वो, ठीक है। तो इसलिए कोई भी नियम बनाया है इंसानों द्वारा बनाएंगे तो इंसानों के लिए ही बनाए जाएंगे, तो समय समय पर उनका रिवीजन भी होता है। अल्टीमेटली पार्लियामेंट ही टोटल अथॉरिटी है। इसमें सब क्लॉज ए क्या बोला था, सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस इन विच a person may be detained for a period longer than 3 months under any law providing for permanent detention without obtaining the opinion of an advisory board in accordance with the provisions of subclause A of clause B। यानी पार्लियामेंट जो पिछले सब क्लॉजेज में जो बताए हैं परमानेंट डिटेंशन के लिए 3 महीने से ज़्यादा अगर परमानेंट डिटेंशन रखा जाएगा तो एक एडवाइजरी बोर्ड बताएगी, तो वो भी पार्लियामेंट लॉ के द्वारा निर्धारित कर सकती है। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन में इन एनी क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस में बी डिटेंड अंडर द एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर परमानेंट डिटेंशन, इसके लिए जो मैक्सिमम पीरियड है उसके लिए भी जो पार्लियामेंट का लॉ है वही डिसाइड करेगा। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी अंडर सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज बी, और जो प्रोसीजर जो फॉलो किया जाएगा एडवाइजरी बोर्ड द्वारा वो भी पार्लियामेंट लॉ द्वारा निर्धारित करेगी। आगे हिंदी में देखते हैं, उससे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। कोई जो पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बोर्ड है बॉडी है और वो जो न्यायपालिका के हिसाब से जो न्याय बना रही है वो वही रहेगा। 22(7) का जो हिंदी में देखते हैं, संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए खंड 4 के उपखंड क के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा। किसी वर्ग या वर्गों के मामले में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा, और खंड 4 के उपखंड क के अधीन की जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल 22 ख़त्म होता है। मैरून बेरी एकेडमी बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा वीडियो, और कोई भी आपकी राय हो या कोई आपको किसी फील्ड में वीडियो चाहिए तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। थैंक यू।